ठीक है, शुरू करेंगे। दो पेन दे दो। आज का तुम लोग क्लास में डीएनए ब्लॉक में फिजिकल प्रॉपर्टीज में डेंसिटी वो सब करवाना तुम लोग। पेन दे दे नालायक। पर कर्टन लगाओ पीछे वाले। भाई भाई, टप्पा लेके उधर चला गया। एक नंबर तो बेटा। नाइस। ना लड़के नालायक है, कुछ नहीं हो सकता। तू दे बेटा संकल्प। दे बेटा इधर, ये इतने एरिया में देना था। उधर क्या संबंध है? टप्पा मार के दिया उधर वो भी। भाई, कौन ऐसा एम लगा सकता है? ठीक है, बढ़ते आगे। बच्चा पार्टी ध्यान दो। हाँ। पता नहीं कैसे चालू होता है। यस, बढ़ते आगे। क्या हुआ? चुप रहे। कुछ बोलते हैं तो कुछ भी करेगी क्या? हाँ। तो लास्ट क्लास में फिजिकल प्रॉपर्टीज पढ़ रहे थे। फिजिकल प्रॉपर्टीज में कितने गोले नोट भाई इसमें। मंद सुमंद, मतिमंद, भाग्य उपद्रव। राम आएंगे, आएंगे राम। गिरि नंदिनि नंदन मेदिनि विश्व विनोद। बच्चा पार्टी ध्यान दो। फिजिकल प्रॉपर्टीज जो है। मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट हो गया। ये हो गया था। साइज हो गया था कल, एटॉमिक साइज। आयनाइजेशन एंथैल्पी के बारे में कुछ कुछ पॉइंट्स को देख लिया हम लोगों ने। आयनाइजेशन एंथैल्पी के क्वेश्चन देखे थे हम लोगों ने। ऑक्सीडेशन स्टेट पढ़ना है ना। ठीक है, थोड़ा ही बचा है अभी मेरे हिसाब से। आज मोस्टली कंप्लीट हो जाएगा, ऑक्सीडेशन स्टेट होगा और इंपॉर्टेंट ऑक्साइड के पॉइंट्स होंगे। दो तीन पॉइंट्स ही बचे हुए हैं, उसके बाद कंप्लीट हो जाएगा। तो आज डीएनए डी ब्लॉक कंप्लीट हो जाएगा। एफ ब्लॉक बचेगा। एफ ब्लॉक को हम लोग को लगेंगे 2 दिन, 2 लेक्चर लगते हैं एफ ब्लॉक के लिए, एक लैम्पेनॉइड्स एक एक्टिनोइड्स के लिए। तो मतलब मान के चलो मंडे और कल एक दिन शायद मैं नहीं रहूंगा। कल नहीं है तो परसों, एक दिन, कोई दिन मैं नहीं रहूंगा, बिकॉज सैटरडे, लास्ट सैटरडे आई टुक द लेक्चर। मैंने आपको इन्फॉर्म किया था कि मेरा प्रेजेंटेशन रहेगा, मेरा एग्जाम है, इसलिए मैं नहीं रहूंगा। तो मोस्टली या तो कल या फिर परसों, दोनों में से कोई एक दिन मैं नहीं रहूंगा। हाँ, तो मोस्टली तो कल का ही है शेड्यूल के हिसाब से। तो मेरा तो कल ही आया है मेरा प्रेजेंटेशन। तो मैं आज शायद निकलूंगा। आज कितने लोग पेरेंट्स आने वाले हैं? 3। कब आ रहे हैं? 3 तेरे। दोपहर को कितने बजे? सबके 3 बजे आ रहेगा, ठीक है। तो मोस्टली मैं नहीं रहूंगा, तो सुजीत सर रहेंगे, सुजीत सर से मिला देना। ठीक है, उन्होंने अभी नेक्स्ट वीक से वो ही पढ़ाने वाले हैं। कह रहे हैं वो तारीफ विरीफ कर देंगे थोड़ी, तुम्हारी बच जाओगे तुम लोग। मैं रहूंगा तो मुश्किल होगा तुम लोगों के लिए। कहाँ है वो 2 लड़कियां जिनकी बहुत तारीफ की थी मैंने, अपेक्षा और ये? बहुत तारीफ की थी लोगों की, रोने लग गई थी। कुछ कुछ लोग तो बहुत ज्यादा तारीफ की। बॉयज का तो ठीक है, बॉयज कुछ बोलते नहीं, बॉयज का तो छोड़ देते हैं।
गर्ल्स की तो बहुत तारीफ होती है। और कौन कौन आया था, किसी से पेरेंट्स को मिला है? तेरे इसको तो ठीक है, इसको ज्यादा बोला नहीं तो इसकी तारीफ की थी। वो किधर है तन्वी, क्या नाम उसका, नहीं अक्षता। अरे तन्वी, तन्वी की तारीफ की थी, अक्षता तो नालायक है। जबरदस्ती पापा को उठा के लेके आ गए। ठीक है, बढ़ते आगे, देखो। ऑक्सीडेशन स्टेट, वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट। ऑक्सीडेशन स्टेट की बात करेंगे, क्या है क्या नहीं है देखते जाओ। ऑक्सीडेशन स्टेट की बात करेंगे तो ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि डीप एन ब्लॉक के जो एलिमेंट्स होते हैं वो क्या शो करते हैं, मल्टीपल ऑक्सीडेशन स्टेट। क्या शो करेंगे, मल्टीपल ऑक्सीडेशन स्टेट। क्लियर हो गया, तो वेरिएबल बैलेंस शो करता है। वेरिएबल बैलेंस शो करने की वजह से क्या होते हैं, दे एक्ट एज अ वेरी गुड कैटलिस्ट। अब इनके अंदर एक चीज होती है इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट के बारे में, कि ऑक्सीडेशन स्टेट जो होता है वो चेंज होता है तुम लोग यूनिटी से। कितने से चेंज होगा, यूनिट, जैसे Fe+2+3 ऐसे होता है, समझ में आएगा। मतलब एक का डिफरेंस आता है, क्लियर। जैसे +1 कॉपर+1, तो कॉपर+2 भी होता है, समझ में, कॉपर+3 भी होता है। तो एक एक का चेंज। बट अगर आप पी ब्लॉक के एलिमेंट देखोगे तो पी ब्लॉक में ऐसा नहीं होता। पी ब्लॉक में क्या होता है, पी ब्लॉक में दो का चेंज, जैसे +2 है तो +4 है, +6 है, ऐसे आएगा, समझ में आया। पी ब्लॉक के एलिमेंट जैसे हम लोग देखते हैं कि भैया नाइट्रोजन फैमिली के लिए आप लोगों को पढ़ा होगा, +3 होता है, +5 होता है, -3 होता है। फिर हैलोजेंस के लिए +1 +3 +5 +7 ऐसे होता है। मतलब जो चेंज आता है पी ब्लॉक में वो कितने का आता है, +2 का। और यहाँ पे जो चेंज आएगा वो कितने का आएगा, +1 का। वो यूनिटी का चेंज आएगा, समझ में आएगा। तो अब वो सवाल ये आएगा, सर पी ब्लॉक में दो का चेंज क्यों आता है। उसका रीजन आपको पी ब्लॉक में समझ में आएगा। फिलहाल मैं आपको एक रीजन लिखवा के दे दूंगा, उसको लिख लेना। समझ में आपको कब आएगा, जब मैं पी ब्लॉक पढ़ाऊंगा कि पी ब्लॉक में दो का चेंज क्यों आता है। खाली रीजन लिखवा के दे दूंगा, इनर्ट पेयर इफेक्ट, उसको एज इट इज खाली लिख लेना। अभी एक क्वेश्चन भी नहीं आएगा उसके ऊपर आपको, पी ब्लॉक में ही आएगा। बट क्यों, क्योंकि इसका रिलेशन इसके साथ है, तो बता दिया तुम लोगों को। तो देखेंगे भाई ऑक्सीडेशन स्टेट। अब ऑक्सीडेशन स्टेट निकालते कैसे, ऑक्सीडेशन स्टेट की रेंज कैसे निकालते हैं, तो ध्यान से समझो। ऑक्सीडेशन स्टेट में सबसे सिंपल तरीका क्या है, एस के तो दोनों इलेक्ट्रॉन दे सकते हैं, तो पहले मैं यहाँ पे लिखता हूँ ऑक्सीडेशन स्टेट। दे शो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट। डीएन ट्रांजिशन एलिमेंट जो होते हैं क्या दिखाते हैं, वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट, समझ में आएगा। एक्सेप्ट कुछ एलिमेंट्स के, दो एलिमेंट ऐसे जो वेरिएबल नहीं दिखाते, और ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है, एक एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। ठीक है, एक्सेप्ट दो जन वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट नहीं शो करेंगे। कौन कौन है, स्कैंडियम एंड जिंक। ये दो जोन जो है क्या बोल सकते हैं, ये वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट नहीं शो करते, सिंगल ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं। जिंक पे सिर्फ +2 रहेगा, स्कैंडियम पे सिर्फ +3 रहेगा, समझ में आएगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है आप लोगों के लिए, कि भैया विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रांजिशन एलिमेंट डज नॉट शो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट। एग्जाम में कम से कम मेरे हिसाब से, नहीं नहीं करते करते जेई और नीट का मिला के तो 7-8 बार पूछा गया होगा पीवाईक्यू के अंदर, बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है। पूछते हैं भैया विच ट्रांजिशन एलिमेंट डज नॉट शो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट। तो सारे के सारे वेरिएबल, वेरिएबल में यानी मल्टीपल ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाते हैं। बट ये दोनों ऐसे हैं जिनके पास क्या होते हैं, खाली दो ही ऑक्सीडेशन स्टेट हो, एक ही ऑक्सीडेशन। स्कैंडियम का सिर्फ +3 होता है, जिंक का क्या होता है, सिर्फ +2। ये लोग का मल्टीपल नहीं होता, इनके पास एक ही सिंगल ऑक्सीडेशन स्टेट होता है, समझ में आएगा। तो इनके पास क्या होगा, सिंगल ऑक्सीडेशन स्टेट। ये लोग वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो करेंगे नहीं। बाकी सब लोग जितने भी एलिमेंट्स होते हैं सब वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं, क्लियर हो गया। एग्जांपल चाहिए, मैं एग्जांपल लिख देता हूँ वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट का एग्जांपल। आयरन हो गया, आयरन पे क्या होता है, +2 भी होता है, और क्या होता है, +3 भी होता है, सही है क्या। यस, और +6 भी होता है आयरन पे। तो ऐसे वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट हो गया इसका। तो अगर आप देखोगे तो बाकी लोग क्या शो करेंगे, एक ही एलिमेंट के मल्टीपल ऑक्सीडेशन स्टेट होंगे। बट यहाँ पे स्कैंडियम और जिंक के खाली क्या होता है, एक एक ही होते हैं। अब देखेंगे भैया कैसे आते हैं ऑक्सीडेशन स्टेट, आते कैसे, क्या है ना। और कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑक्सीडेशन स्टेट के बारे में वो देखेंगे। हाँ, अब ऑक्सीडेशन स्टेट आता कैसे वो देखेंगे भैया। मान लो अगर मैं लेता हूँ टिटेनियम, तो टिटेनियम के अंदर एटॉमिक नंबर 22 है। तो यहाँ पे क्या आएगा, 4s2 3d क्या आएगा, 2 आएगा क्या। तो एस के दोनों एक साथ डोनेट हो जाते हैं, और डी के जो है वो एक एक करके डोनेट हो सकते हैं। तो एस के दोनों एक साथ डोनेट हो गए तो +2 आ जाएगा। अब डी का पहले एक डोनेट हुआ, तो एस का दोनों और डी का एक, तो कितना आया, +3। और एस के दोनों और डी के भी दोनों, तो कितना आएगा, +4। समझ में आया। तो टिटेनियम के तीन ऑक्सीडेशन जाएगा, +2 +3 और +4, सही है क्या। स्कैंडियम को छोड़ देते हो, टिटेनियम +2 +3 और +4 आएगा। समझ में कैसे निकालना है, एस के दोनों साथ में डोनेट हो जाएंगे, और क्या बोल सकते हैं, डी के एक एक करके डोनेट करेंगे। अभी देखो जरा, अगर टिटेनियम के बाद मैं वैनेडियम की बात करता हूँ, ठीक है। ये टिटेनियम हो गया, मैं वैनेडियम की बात करता हूँ। वैनेडियम का एटॉमिक नंबर क्या होता है, 23 होता है क्या? तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 4s2
3D3 आएगा क्या, तो एस के दो ने डोनेट कर दो, तो अभी इसको कैसे ड्रॉ करेंगे, एस में दो और डी में कितने हो जाएंगे, 3। तो अगर मैं डोनेट करूंगा तो एस के दोनों डोनेट किया तो +2 आएगा क्या। अब एस के दोनों और डी का एक, तो कितना आ जाएगा, +3। फिर क्या आएगा, +4, और क्या आएगा, +5। तो मेरे पास कितने स्टेट आए ऑक्सीजन वैनेडियम के, कितने आ जाएंगे तुम्हारे, +2 +3 +4 +5, समझ में आएगा। तो रेंज क्या आएगी, +2 से लेके +5 की। अब जो है क्या बोलते हैं, ऐसे मैं बढ़ा सकता हूँ आगे, यस। तो क्रोमियम का देखिए, क्रोमियम का क्या आएगा, तो क्रोमियम 24 है, तो क्रोमियम में कितना जाएगा, 6 तक जाएगा क्या, है ना, एक और बढ़ जाएगा ना। तो अगर आप देखोगे क्रोमियम में +2 से लेके +6, क्लियर होगा क्या। तो ऐसे आप लोग बढ़ा के जा सकते हो। तो सबसे ज्यादा किस में आएंगे, मैंगनीज में, है ना। फिर उसके बाद पेयरिंग होना शुरू हो जाएंगे, तो पेयर्ड वाले इलेक्ट्रॉन डोनेट नहीं होते, पेयर्ड वाले इलेक्ट्रॉन डोनेट नहीं होते। जैसे अगर मान लो, मैं लिखता हूँ यहाँ पे, पे अटेंशन, क्रोमियम हो गया, मैंगनीज की बात करता हूँ, तो मैंगनीज में क्या हो जाएगा, मैंगनीज देखो 25, तो यहाँ पे क्या आएगा 4s2, और 3D क्या आ जाएगा 5। तो एस में कितने आ गए, 2, और डी में कितने आ जाएंगे, 5। सही है। तो एस के दो डोनेट हुए तो +2, फिर +3, +4, +5, +6 और +7, इधर तक आ जाएंगे क्या। पर अगर मैं आयरन की बात करता हूँ, ठीक है, तो आयरन की बात करता हूँ या किसी और की बात करता हूँ, मान लो निकेल या कोबाल्ट की बात करता हूँ, कोबाल्ट का एटॉमिक नंबर 27 होता है क्या। 27 मतलब क्या होगा, 4s2 3d7। तो 4s में तो, और डी में कितने आ जाएंगे बताओ जरा, 7 है, सही है। एस के दोनों डोनेट हो जाएंगे तो +2 आ जाएगा। अब डी के साले अनपेड वाले ही डोनेट होते हैं, कौन से वाले डोनेट होंगे, अनपेड। अब ये वाले तो, ये तो डोनेट नहीं होंगे, तो अनपेड वाले कितने, एक, तो 3 आ जाएगा। दो डोनेट करेगा तो +4, और ये करेगा तो +5, समझ में आएगा। क्लियर हो गया। तो मैंगनीज तक बढ़ते जाएगा, बाद में पेयरिंग होती जाएगी तो कम हो जाएगा क्या। यस। तो अगर अनपेड इलेक्ट्रॉन की बात करते तो इसलिए देखो जरा, मैंगनीज तक बढ़ रहे हैं, फिर बाद में क्या हो रहे हैं, कम। समझ में आया। तो सबसे ज्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट किस कौन शो करेगा, मैंगनीज। तो अगर आपको पूछेंगे सबसे ज्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट कौन शो करता है, क्या बोलोगे, मैंगनीज। समझ में आया। मैंगनीज कहाँ तक जाता है, +7 से, +2 से लेके +7, क्लियर हो गया। क्लियर हुआ सबको कैसे निकालने हैं? ठीक है। अब अगर सर सर हमको इतना झंझट करना नहीं है, तो मैं आपको एक ट्रिक सिखाता हूँ, आपको बिना ये सब किए भी आप लोग आंसर निकाल सकते हो, ठीक है। इतना कुछ करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि सबकी रेंज याद रखनी पड़ेगी आपको। सबकी रेंज याद रखनी पड़ेगी कि इसमें कौन सा, कुछ कुछ एक्सेप्शंस भी है। जैसे स्कैंडियम में तो सिर्फ +3 है, +2 आता ही नहीं है, ठीक है। इसमें +1 भी आ जाता है, तो अलग अलग एक्सेप्शंस आते हैं, तो वो सब चीज़ हम डिस्कस करेंगे क्या है क्या नहीं है, ठीक है। तो ये याद रखना भैया, वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट का। तो ये चार्ट जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, इस चार्ट को आपको याद रखना। और से जो ब्लैक वाले मार्क किए हुए हैं, ये इनके मेजर ऑक्सीडेशन, मेन ऑक्सीडेशन स्टेट, या फिर जो है क्या बोल सकते हैं, मेजर ऑक्सीडेशन स्टेट है, जिसमें ये क्या बोलते हैं ज्यादा स्टेबल रहते हैं। ये ब्लैक वाले वो रहेंगे, क्लियर हुआ सब लोगों। गुड। तो अब ये काम करना आप लोगों को, चार्ट जो है ना, ये नोट डाउन कर लो, चार्ट, ये चार्ट इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछेंगे आपको। चार्ट सब लोग रफ में नोट डाउन करना, रफ में कर लो, फेयर में करना फेयर में कर लो। 1 मिनट देता हूँ आपको।
हो गया। ठीक है, बढ़ते आगे अब। सबसे बड़ा सवाल आता है सर, कैसे याद रखेंगे रेंज, कि कौन से में कितना ऑक्सीडेशन नंबर है, किसमें +2 से +3 है, बार बार एग्जाम में निकालते तो रह नहीं सकते। तो मैं आपको बताता हूँ ऑक्सीडेशन नंबर याद रखने का ट्रिक क्या है। ठीक है, तो ये देखो जरा, यहाँ ऐसे याद रखना आप लोगों को। अगर आपको पूछ लेंगे भैया कि फॉर एग्जाम्पल रफली आपको दे दिया एक एलिमेंट, ठीक है, बोला कि कोई भी एक एलिमेंट का नाम बताओ, पहले 10 में से कोई एक एलिमेंट का नाम बताओ, चलो। कोई भी होया तो पहले ही बोलेगा क्या? हाँ, कोबाल्ट, ठीक है। कोबाल्ट, आप बोलेंगे कोबाल्ट के ऊपर +4 का चार्ज है, कितने का चार्ज है? तो पॉसिबल है कि नहीं चेक करना है, ठीक है। तो देखेंगे +4 वाला क्या था, टिटेनियम से लेके निकेल। तो टिटेनियम से लेके निकेल के बीच में कोबाल्ट आता है क्या? हाँ, तो कोबाल्ट पे +4 का चार्ज आएगा। समझ में आया? अब देखेंगे और एक एलिमेंट कोई भी लेते हैं, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मैंने ले लिया निकेल। निकेल पे मैंने बोला +4 चेक करना है, सो +5 चेक करना है, तो निकेल देखेंगे +5 में, देखो जरा, वेरिडियम से कहाँ तक दिया, मैंगनीज तक। वेनेडियम से मैंगनीज के बीच में अगर आपका ये आता है निकेल, नहीं, तो फिर निकेल पे +5 नहीं आएगा। समझ में आया? तो इसका आप सर हमको कैसे याद रहेगा, तो मैं बताता हूँ आपको कैसे याद रहेगा, ठीक है। तो मेरे पीछे पीछे बोलो, आपको याद आ जाएगा, ठीक है। तू जानती, तू जानती, सच नहीं, तू नहीं, वह मोनिका, कर फिकर मेरे मन की। ठीक है, तो ऐसे याद रखना। फिर क्या बोला देखो जरा, तू जानती, पहला क्या बोला, तू जानती, सच नहीं, याद रहेगा सब लोगों। तू जानती, सच नहीं, तू नहीं, वह मोनिका। अब मोनिका की जगह पे आप एमएन से किसी और का भी नाम लिख सकते हो, ठीक है। मोनिका कर फिकर मन की, या मेरे मन की लिख सकते हो, ठीक है। क्लियर? अब कॉपर एक चीज है जो इसमें नहीं दिया हुआ है, तो एक और चीज एक्स्ट्रा याद रख लेना, इनबॉक्स कॉपर अकेला होता है पूरे सब में से जिसपे +1 भी शो करता है। क्या शो करेगा? +1 कोई शो नहीं करता, +1 में खाली एक ही पूरे पूरे पीरियोडिक, ये पूरे डीएनए ब्लॉक में एक ही बंदा है जो +1 शो करता है, कौन सा है? उसको अलग से याद रख लेना, ठीक है। तो मेरे पीछे बोलो, तू जानती, सच नहीं, है ना, तू नहीं, वह मोनिका, कर फिकर मन की। क्लियर? अभी आपको थोड़ा अजीब सा लगेगा, पर थोड़े टाइम में एक बार बिना देखे लिखोगे तो याद हो जाएगा, ठीक है। बहुत बढ़िया, तो इसको अच्छे से याद कर लेना, है ना, और मोनिका को याद कर लेना। क्लियर हो गया? मोनिका की जगह पे कोई और है तुम्हारे जीवन में तो उसको याद कर लेना। क्लियर? मेरे जीवन में तो मोनिका है तो मैंने उसको याद कर लिया। क्लियर हो गया? यस। बढ़ते आगे। मोनिका, ये देखो गाने बरोबर याद है बच्चों को। अभी एक पूछूंगा +3 का क्या आता है तो वो बता नहीं पाएंगे किसका कौन सा है, बट ये बरोबर पता है, मोनिका बोलते हैं, बोलूंगा जिन्हें मेरा दिल लुटेया। ओ, देखो देखो सब पता है लोगों को। अभी पूछूंगा इसका एटॉमिक नंबर बताओ तो तू कौन है मैं कौन हूँ पता नहीं। सीधा साधा बोलेंगे, भोला भाला था, मेरे को तो कुछ पता नहीं। भोला भाला था, सीधा साधा था, मैं तो नादान था, केमिस्ट्री की दुनियादारी से, ऐसे फालतू क्वेश्चन की होशियारी से याद रहेगा। तो कॉपर अकेला जब +1 शो करता है उसको अलग से लिख लेना, है ना। तो फिर से एक बार मेरे को पीछे बोलो, तू जानती, सच नहीं, तू नहीं, वह मोनिका, कर फिकर मन की। क्लियर हो गया क्या? इसी तरीके से लिखने का आप एग्जाम में, ठीक है। तो आप लोग इससे आंसर निकाल सकते हो, एग्जाम में जाओगे तो पहले जाते ही लिख लेने का ताकि ऑक्सीडेशन नंबर अच्छे से याद रहे। क्लियर होगा कि कैसे आंसर बनाना है?
तू जानती सच नहीं, तू नहीं। अब इससे क्या होगा, आपको ऑक्सीडेशन रेंज याद रहेगी सबकी। क्लियर होगा क्या? अब मान लो किसी की ऑक्सीडेशन रेंज पूछी आपको, मान लो आपको दे देंगे भैया आयरन की ऑक्सीडेशन रेंज बताओ या इसकी रेंज बताओ, तो चेक करके बताएंगे। फॉर एग्जाम्पल मेरे को बोल दिया कि आयरन की ऑक्सीडेशन रेंज बताओ, तो कैसे निकालते देखो जरा। क्या बोला? +2, +2 में आयरन आ रहा है क्या? टिटेनियम से लेके जिंक के बीच में आयरन आता है क्या? हाँ। टिटेनियम से लेके जिंक में आयरन आता है, तो आयरन में +2 आ जाएगा क्या? हाँ। आप देखेंगे +3 आएगा क्या आयरन में? स्कैंडियम से निकल के बीच में आयरन आता है क्या? हाँ। तो ये +3 भी आ जाएगा आयरन में। नहीं समझ में आ रहा? आया +4 की बात करेंगे, आयरन में +4 आता है क्या? टिटेनियम से लेके निकल के बीच में आयरन आएगा क्या? यस, तो आयरन में +4 आ जाएगा क्या? यस। फिर भाई क्या बचते हैं? +5। तो वैनेडियम से लेके मैंगनीज में आयरन आता है क्या? नहीं, तो +5 आएगा क्या? नहीं। बट कर फिकर इसमें आयरन आ रहा है क्या? हाँ, तो +6 आ जाएगा। +7 आएगा क्या? नहीं। तो आयरन की रेंज क्या आ गई? +2, +3, +4 और +6। समझ में आया सब लोगों को? तो इस तरीके से आप देखो जरा, +2, +3, +4 और +6। तो अभी आपको निकालना आ जाएगा, तो आपको पूरा चार्ट याद रखने की जरूरत पड़ेगी कि किसकी कितनी रेंज थी। आप तो इन्हें ऐसे ही याद रखते बैठोगे कि ना इसका +2 से +3, इसका इधर से इधर तक, फिर बीच में गायब है नहीं है, उसमें बहुत दिमाग जाएगा आप लोग का। कुछ करने की जरूरत नहीं, एक ट्रिक याद करो, उससे आप कोई भी आंसर बना सकते हो। क्लियर होगा क्या? तो इसमें गड़बड़ होने के चांसेस ज्यादा है। इसमें कितना याद रखते बैठोगे, इसके इतने, इसके इतने, इसमें 5 गायब है, इसमें 2 है, इसमें 1 है, इसमें नहीं है। पर ये ट्रिक यूज करोगे तो आपको सारा याद रहेगा। क्लियर होगा क्या? बहुत बढ़िया। तो ऐसे जो है आप लोग सॉल्व कर सकते हो, याद रहेगा सब लोगों को ऑक्सीडेशन रेंज क्या है। अब ऑक्सीडेशन नंबर के कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है, वो देखते जाएंगे क्या क्या इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है, क्या क्या पूछते हैं एग्जाम के अंदर। तो एक फैक्ट तो मैं आपको ऑलरेडी बता दिया। इन डी ब्लॉक, इन ट्रांजिशन एलिमेंट्स, ऑक्सीडेशन नंबर चेंजेस बाय यूनिटी। यूनिटी एग्जाम्पल, एग्जाम्पल देखेंगे तो हम लोग टिटेनियम की बात करेंगे। टिटेनियम में क्या होता है? +2 भी होता है, टिटेनियम में +3 भी होता है और +4 भी होता है। तो अगर हम देखेंगे तो +1 है ना, एक एक का चेंज आ रहेगा, यूनिटी का चेंज होता है। ठीक है। बट इन नॉन ट्रांजिशन, दैट इज पी ब्लॉक की बात करेंगे, इन नॉन ट्रांजिशन एलिमेंट्स, या फिर पी ब्लॉक की बात करता हूं मैं, दैट इज पी ब्लॉक। तो पी ब्लॉक की बात करूंगा तो ओएस चेंजेस बाय 2 यूनिट्स, 2 यूनिट से चेंज होता है। एग्जाम्पल अगर मैं लेता हूं तो एग्जाम्पल है क्लोरीन का। क्लोरीन पे +1 होता है, क्लोरीन पे +3 होता है, क्लोरीन पे +5 होता है, +7 होता है। तो अगर आप देखोगे तो यहाँ पे जो ऑक्सीडेशन नंबर चेंज हो रहा है वो कितने से चेंज हो रहा है तुम्हारा? 2 यूनिट से, +1 से +3, +3 से ना। और यहाँ पे चेंज हो रहा है +1 से हो रहा है। क्लियर? रीजन अब इसमें ऐसा क्यों होता है? बिकॉज ऑफ इनर पी ब्लॉक में ऐसा क्यों होता है? तो बिकॉज ऑफ इनर्ट पेयर इफेक्ट। एलिमेंट्स क्या बताया? ध्यान से देखो, इन ट्रांजिशन एलिमेंट ऑक्सीडेशन स्टेट चेंजेस बाय यूनिटी। ठीक है, एक एक का डिफरेंस आता है। बट इन नॉन ट्रांजिशन, दैट इज पी ब्लॉक, ऑक्सीडेशन चेंजेस बाय 2 यूनिट्स, है ना, बिकॉज ऑफ इनर्ट पेयर इफेक्ट इन पी ब्लॉक। पी ब्लॉक में एक इफेक्ट लगता है, नाम क्या पड़ा? इनर्ट पेयर इफेक्ट। अभी इनर्ट पेयर इफेक्ट अभी आपको नहीं समझ में आएगा, रीजन बिकॉज जब मैं आपको पी ब्लॉक पढ़ाऊंगा तो पी ब्लॉक के अंदर सब यही पढ़ाने वाला हूँ, इनर्ट पेयर इफेक्ट। क्लियर हो गया? तब आपको समझ में आएगा। फिलहाल इतना याद रखना, इनर्ट पेयर इफेक्ट होता है। इसकी वजह से पी ब्लॉक में क्या आता है? 2 का चेंज आता है, और नॉर्मली ट्रांजिशन में कितने का आएगा? 1 का। ठीक है, याद रहेगा सब लोगों को? यस। अब ट्रांजिशन एलिमेंट पे जीरो का भी ऑक्सीडेशन स्टेट हो सकता है। जीरो क्यों? अब जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट यूजुअली कब आता है? जब कार्बोनिल्स लगते हैं। क्या लगते हैं? मेटल कार्बोनिल्स पे देखो आप लोग जीरो चार्ज देते हैं। यस, तो मेटल कार्बोनिल रहेंगे तो हमेशा चार्ज कितना आने के चांसेस देते हैं? जीरो।
तो मेटल कार्बोनिल्स में ऑक्सीडेशन रेट क्या रहेगा? जीरो का रहेगा। याद रहेगा सब लोगों को? तो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, ये सब चीजें याद रखनी है आप लोगों को। तो मेजर में जैसे बता दिया, एक तो आप लोग ऑक्सीडेशन स्टेट की रेंज बता दिए, ठीक है, वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट बता दिया। अब इसमें क्या क्या बच गया है तुमको बताने लायक? हाँ, ये बता दिया पॉइंट, वेरिएबिलिटी इन द ऑक्सीडेशन स्टेट बता दिया, और नॉन यूनिट। छुट्टी। हाँ, नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे, लास्ट पॉइंट है इसका। सुनो क्या बोलता हूँ, लास्ट पॉइंट ऑक्सीडेशन स्टेट का ध्यान से सुनते जाओ, मैं क्या बोलता हूँ। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये नालायक हो दोनों, देखो। इन पी ब्लॉक लो ऑक्सीडेशन स्टेट इज फेवर्ड बाय हेवियर मेंबर्स। ठीक है, पी ब्लॉक में जो है क्या बोल सकते हैं, लो ऑक्सीडेशन स्टेट जो होता है वो नीचे वाले एलिमेंट्स प्रेफर करते हैं। इसका भी रीजन आता है इनर्ट पेयर इफेक्ट। सेम, अब वो क्यों होता है वो सब तुमको आगे समझ में आएगा, इनर्ट पेयर इफेक्ट के अंदर ही मैं तुमको समझाऊंगा क्या होता है क्या नहीं होता। तो पी ब्लॉक मध्ये खाली जाताना, फॉर एक्झाम्पल एका ग्रुप मध्ये, जो ग्रुप के अंदर जब हम नीचे जाएंगे तो नीचे वाले एलिमेंट्स जो है वो क्या प्रेफर करेंगे, लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट। सर एग्जांपल से समझाओ। मान लो बोरॉन है, एल्यूमिनियम है, गैलियम है, इंडियम है और थेलियम है, सही है। तो अगर मैं देखूंगा तो इनके लिए दो ऑक्सीडेशन स्टेट पॉसिबल होते हैं, +1 और +3, सही है पूरे ग्रुप के लिए। तो अगर देखेंगे मैं नीचे की तरफ जाऊंगा तो नीचे की तरफ जाते हुए +3 की स्टेबिलिटी कम हो जाएगी, +3 ऑक्सीडेशन स्टेट की स्टेबिलिटी क्या हो जाएगी, कम। मतलब जो ऊपर वाले हैं वो क्या पसंद करेंगे, +3 रखना। बट जो नीचे वाले हैं वो लोग क्या करेंगे, +1 रखना पसंद करेंगे। तो +1 की स्टेबिलिटी डाउन द ग्रुप इंक्रीज हो जाती है, क्या हो जाती है, इंक्रीज। मतलब नीचे जाओगे, जैसे जैसे नीचे जाओगे नीचे वाले एलिमेंट क्या आप रखना पसंद करेंगे, +1। और ऊपर वाले एलिमेंट्स क्या रखना पसंद करते हैं, +3। मतलब जो हेवियर एलिमेंट्स है, हेवियर मतलब नीचे वाले जो एलिमेंट्स है, वो लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट प्रेफर करते हैं। समझ में आया पी ब्लॉक में क्या होता है? पी ब्लॉक मध्ये जे हेवियर एलिमेंट्स असतात, कुठले एलिमेंट्स, हेवियर। हेवियर म्हणजे ग्रुपच्या खालचे एलिमेंट्स, बरोबर का? मैं ग्रुप में जो नीचे वाले एलिमेंट्स होते हैं वो कौन सा ऑक्सीडेशन स्टेट प्रेफर करते हैं, +1। +1 नहीं, लोअर वन, कौन सा वाला, लोअर। इनके लिए +1 है। दूसरा अगर कुछ लेंगे तो जैसे नाइट्रोजन फैमिली लेंगे ना, पी, ऐसे सबके बीच। तो इसकी बात करूंगा तो यहाँ पे दो ऑक्सीडेशन, +3 और +5 है। तो नीचे वाले +3 रखना पसंद करेंगे और ऊपर वाले क्या रखेंगे, +5। तो जो जो हेवियर एलिमेंट्स होते हैं वो क्या प्रेफर करते हैं बताओ जरा, लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट। क्या बोला, ये आपको याद रखना है, क्या बोला मैंने? पी ब्लॉक मध्ये, पी ब्लॉक मध्ये जे एलिमेंट्स आहे, कुठले एलिमेंट्स, हेवियर एलिमेंट्स, कुठले हेवियर एलिमेंट्स, दे प्रेफर लोअर ऑक्सिडेशन स्टेट। कळलं सगळ्यांना? येस। आता बघा इथे, सो या इन पी ब्लॉक लो ऑक्सीडेशन स्टेट इज फेवर्ड बाय हेवियर मेंबर ऑफ द ग्रुप। क्लियर हो गया क्या? इसे क्यों होता है, रीजन होता है इनर्ट पेयर इफेक्ट। रीजन आपको बाद में समझ में आएगा, अभी पी ब्लॉक पढ़ाऊंगा तब।
बट फॉर डी ब्लॉक एलिमेंट द रिवर्स इज ट्रू, इसका उल्टा ट्रू होता है। मतलब जो हेवियर एलिमेंट है वो क्या पसंद करेंगे, हाइयर ऑक्सीडेशन स्टेट। सही है। तो ये देख लेते हैं इसमें क्या होगा, ध्यान से देखते जाओ। जैसे अगर मैं बात करता हूँ क्रोमियम मॉलिब्डेनम, क्रोमियम पे +6, क्रोमियम +6 में है, मॉलिब्डेनम भी +6 में है, और टंगस्टन भी +6 में है। तीनों एक ही क्या बोल सकते हैं, ऐसे लाइन में आते हैं तो ऐसे। तो ये 3D का, ये 4D का, ये 5D का, ठीक है, सेम लाइन में से आते हैं। तो ये 3D सीरीज का है, ये 4D सीरीज का है, ये 4D सीरीज का, और ये 5D सीरीज का है, ठीक है। तो अगर देखेंगे तो आइडियली जो हाई ऑक्सीडेशन स्टेट है, मतलब है ना, हायर ऑक्सीडेशन स्टेट है, +6 बहुत हाई होता है, ठीक है। हायर ऑक्सीडेशन स्टेट जो है क्या बोलते हैं, क्रोमियम पे ज्यादा स्टेबल होना चाहिए, इन पे स्टेबल होना नहीं चाहिए। बिकॉज ये क्या है, लो ग्रुप में नीचे है, ग्रुप के अंदर अगर आप देखोगे तो इस तरीके से लगते हैं, क्रोमियम के नीचे आता है मॉलिब्डेनम, मॉलिब्डेनम के आता है टंगस्टन आता है, ठीक है। तो उस हिसाब से जो नीचे वाले हेवियर वाले हैं इजेंट इट, उनके ऊपर क्या होना चाहिए, कौन सा स्टेबल होना चाहिए, तुम्हारा लोअर वाला। बट ये क्या हाइयर है, +6 बहुत हाई ऑक्सीडेशन स्टेट होता है, तो वो वाला फिर भी इनके लिए स्टेबल है। बट तो हम लोग क्या देखेंगे भैया, फॉर स्टेबिलिटी, फॉर molybdenum and tungsten, +6 is more stable. ठीक है, तो यहाँ पे उल्टा हो जाता है, देखेंगे तो +6 बहुत हायर ऑक्सीडेशन स्टेट है, बट हायर ऑक्सीडेशन स्टेट यूजुअली क्या होना चाहिए तुम्हारा, हायर ऑक्सीडेशन स्टेट जो है लोअर वाले एलिमेंट्स में क्या होना चाहिए, अनस्टेबल होना चाहिए, बट इसमें उल्टा हो गया, लोअर वालों में क्या है ज्यादा स्टेबल, और ऊपर वाले एलिमेंट में क्या है लेस स्टेबल। तो इसको याद रखना है एक चीज को। तो इस हिसाब से इसके लिए क्या हो जाता है, सी एनसीईआरटी में बहुत अच्छे से दिया हुआ है, सी दिस क्या लिया है यहाँ पे, पे अटेंशन टू दिस, ये पैराग्राफ पूरा पढ़ेंगे, पैराग्राफ देखो। एन इंटरेस्टिंग फीचर इन द वेरिएबिलिटी ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट इज नोटिस दैट अमंग द ग्रुप, ठीक है, क्या लिखा, ऑल्दो इन पी ब्लॉक द लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट इज फेवर्ड बाय द हेवियर मेंबर, क्या बोला, है ना, हेवियर मेंबर जो होते हैं वो लो ऑक्सीडेशन स्टेट रखेंगे। रीजन क्या दिया, इनर्ट पेयर इफेक्ट, वो आपको बाद में समझाएगा। द ऑपोजिट इज ट्रू इन द ग्रुप ऑफ डी ब्लॉक। फॉर एग्जांपल ग्रुप 6, ग्रुप 6 की बात करेंगे तो मॉलिब्डेनम भी +6 में है, टंगस्टन भी +6 में। मॉलिब्डेनम +6 एंड टंगस्टन +6 आर फाउंड टू बी मोर स्टेबल देन क्रोमियम +6। तो क्रोमियम +6 ज्यादा स्टेबल है मॉडल में। ये देखो इसलिए क्या बोला, क्रोमियम +6 इन द फॉर्म ऑफ डाइक्रोमेट। क्रोमियम जो है वो क्या बोलता है, अकेला सिंगल +6 को हैंडल नहीं कर सकता, मतलब 3 ऑक्सीजन रख नहीं सकता, तो उसको डाइक्रोमेट बनाना पड़ता है। बट वो भी एसिडिक मीडियम में रहना पड़ता है तभी हो पाता है, और क्या हो जाता है तुरंत अपने आप को ब्रेक कर लेता है +3 के अंदर, क्लियर। +6 में क्रोमियम इतना स्टेबल नहीं होता, तो +3 में कहाँ चला जाता, +3 में चले जाएगा। बट मॉलिब्डेनम जो है क्या बोलते हैं, उस पर देखो यहाँ पे +3 है, टंगस्टन पे भी +3 है, ये दोनों के दोनों स्टेबल है, ये लोग अपने आप को ब्रेक कर दे नहीं, ठीक है। तो इसको हम याद रखेंगे, ध्यान से इसको लिख देते हैं यहाँ पे। तो क्रोमियम क्या है, जब +6 में होता है तो अनस्टेबल होगा, क्या होगा, या फिर नॉट मच स्टेबल। तो अगर स्टेबल नहीं है तो क्या करेगा, अपनी चीज इसको चेंज कर लेगा, किसमें चेंज कर लेगा, +3 में। अब मेरे को बताओ, अगर खुद +6 से +3 गया तो क्रोमियम का यहाँ पे क्या हुआ, बताओ जरा, क्या हुआ, क्रोमियम +6 से +3 में गया, क्या हुआ क्रोमियम का, रिडक्शन। जिसका खुद का रिडक्शन होता है वो खुद अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है क्या, इसलिए हमने देखा क्रोमियम जब +6 में होता है दैट इज डाइक्रोमेट, सही है। डाइक्रोमेट इज अ वेरी पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। क्यों है वेरी पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, बिकॉज क्रोमियम इज नॉट मच स्टेबल इन +6। समझ में आया, क्रोमियम डाइक्रोमेट जो होता है, पोटेशियम डाइक्रोमेट आप देखे होंगे, पोटेशियम डाइक्रोमेट पे +6 का चार्ज होता है, और वो बहुत अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, लिखवा के दिया था। क्यों होता है, बिकॉज वो +6 में ज्यादा स्टेबल नहीं था, तो तुरंत किसमें कन्वर्ट हो जाता है, +3 में, समझ में आया। इसलिए तो ये क्या करता है, इज वेरी गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, हेंस वेरी गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, इसलिए बहुत अच्छा क्या होता है, ऑक्सीडाइजिंग
एजेंट, बिकॉज क्या होता है +6 में ज्यादा स्टेबल नहीं है, तो तुरंत किस में जाएगा, +3 में। अब +6 से +3 में जाना है, क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन दे के जाएगा क्या, इलेक्ट्रॉन देगा, लेगा, लेगा। अरे +6 से +3 में जाएगा, इलेक्ट्रॉन लेगा। इलेक्ट्रॉन लेने वाला कौन होता है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो इसलिए क्रोमियम +6 का होता है अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। बट आप देखेंगे टंगस्टन और मॉलिब्डेनम तो स्टेबल है क्या +6 में, यस। तो इसलिए ये लोग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जैसे बिहेव नहीं करते। तो याद रखना, है ना, टंगस्टन +6 में, और क्या बोल सकते हैं, मॉलिब्डेनम +6 में, है ना, डज नॉट बिहेव एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, डज नॉट बिहेव एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। सही है। तो क्रोमियम जो होता है वो क्या करता है, क्रोमियम +6 में इतना स्टेबल होता नहीं है, ठीक है, उसके लिए हायर ऑक्सीडेशन स्टेट स्टेबल नहीं है, तो तुरंत क्या करता है, +3 में कन्वर्ट होता है। +6 से +3 में जाने के लिए इलेक्ट्रॉन लेगा। इलेक्ट्रॉन लेने वाला क्या होता है, गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो याद रखना भैया, क्रोमियम +6 का होता है गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। बट टंगस्टन और मॉलिब्डेनम स्टेबल होते हैं +6 के अंदर, तो ये लोग जो है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट नहीं रहेंगे, बिकॉज ये लोग इलेक्ट्रॉन लेते नहीं है। तो ये ऑक्सीडेशन स्टेट के इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे, है ना, जो हम लोगों ने कंप्लीट किए। यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट आप लोगों का कंप्लीट होता है, मेन पैरामीटर ये था। इसके ऊपर बहुत क्वेश्चन आते हैं, ऑक्सीडेशन स्टेट पे भी क्वेश्चन कराऊंगा, तुमको समझ में आएंगे कैसे क्वेश्चन आते हैं। क्लियर हुआ सब लोगों को, एक बार फिर से इसको रीड करो, अच्छे से लिखना नहीं है, रीड करो एक बार अच्छे से, क्या क्या लिखा है हमने, देखो जरा। इन पी ब्लॉक लो ऑक्सीडेशन स्टेट इज फेवर बाय हेवियर एलिमेंट्स। पढ़ते जाओ अच्छे से एक बार, क्या क्या है क्या नहीं है। किसी के पास एनसीईआरटी की फिजिकल कॉपी क्या, फिजिकल कॉपी कोई लाता है क्या एनसीईआरटी की, कोई नहीं लाएगा। लाया करो भैया, नोट्स बनाया करो, उसमें उसमें मार्किंग किया करो लाइन टू लाइन। बढ़े आगे। ठीक है, तो ये तो बात होगी ऑक्सीडेशन स्टेट की। Yes. अब ये तो बता दिया तुम लोगों को, है ना। सी दिस, लो ऑक्सीडेशन स्टेट्स आर फाउंड इन अ कॉम्प्लेक्स विच, है ना, विच लिगैंड्स आर के पाई एक्सेप्टर लिगैंड के साथ। पाई एक्सेप्टर लिगैंड मतलब कार्बोनिल होता है, मैंने आपको ऑलरेडी बताया था, कार्बोनिल इज अ पाई एक्सेप्टर लिगैंड। मेटल कार्बोनिल में बताया था, ये एग्जांपल दे दिया, उसमें जीरो का चार्ज होता है। ये सब इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बता दिए। तो ऑक्सीडेशन स्टेट हम लोग का यहाँ पे कंप्लीट होता है। ऑक्सीडेशन स्टेट के बाद देखेंगे क्या बचा है तुम लोग का लास्ट, मैग्नेटिक नेचर सब तो हो गया, ट्रा ये बचा है तुम्हारा ट्रेंजिन +2 2 प्लस ये वाला। तो इसमें दो तीन चीजें हैं वो देखेंगे। स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल या इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल इसके लिए फॉर, यस। तो ये थोड़ा अजीब सा टॉपिक है, तुम लोगों को मतलब पहले इसके बारे में कभी सुना नहीं होगा। क्या होता है ध्यान से सुनिए। रेडॉक्स में पढ़े आप लोग स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल क्या होता है, नहीं पढ़े रेडॉक्स में, ठीक है, देखेंगे क्या है क्या नहीं है। तो देखो क्या होता है, एक तरीका होता है जो बताता है कि भैया कोई भी एलिमेंट जो है वो रिडक्शन करना चाहेगा, ऑक्सीडेशन करना चाहेगा, उसी के लिए तरीका बनाया जाता है रिडक्शन और ऑक्सीडेशन पोटेंशियल चेक करने के लिए। कैसे निकालते हैं क्या है सब बताता हूँ एकदम अच्छे से। अब इसको लिखने का तरीका देखो, क्या लिखा है मैंने, M2+ और स्लैश करके क्या लिखा है, M। अब उसका मतलब क्या है क्या नहीं है सब समझाता हूँ तुमको। इसका मतलब होता है, अगर मैंने इसको ऐसे लिखा है, इसका मतलब होता है कोई M मतलब कोई भी मेटल ले सकते हो, ठीक है। वो मेटल +2 में होगा, मान लेते हैं मैं कोई एक मेटल का नाम लेता हूँ, जैसे मैं जिंक ले लिया, ठीक है। जिंक क्या है, +2 में, ठीक है। और फिर बाद में वही जिंक के एरो पे यहाँ पे वापस जिंक लिख दो, बट ये सिर्फ जिंक होगा, बिकॉज यहाँ पे सिर्फ M लिखा है, M पे दूसरे पे कोई प्लस नहीं लिखा है। तो जिंक +2 से कहाँ गया, जिंक में। अब इसको पूछा कि भैया तुम जाना चाहते हो या
नहीं जाना चाहते हो, मतलब जिंक जब +2 में था तो जिंक को बोला कि जिंक भैया तुम +2 में हो, एक बात बताओ, तुम जिंक +2 से लेके जिंक में जाना पसंद करोगे क्या? तो जिंक क्या बोलता है? अगर वो बोलता है हाँ मुझे जाना है, मुझे जाना है, क्योंकि मैं जिंक में ज्यादा स्टेबल हूँ। क्लियर हो गया? अगर ये बोलता है कि नहीं मेरा ये स्टेट जो है इतना स्टेबल नहीं है, ज्यादा स्टेबल कौन सा स्टेट है? नॉर्मल वाला, ये वाला स्टेट ज्यादा स्टेबल है। तो इसके लिए अगर ये चेंज चाहता है, मतलब ये यहां से यहां जाना चाहता है, तो उसके लिए स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू होती है, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल की वैल्यू, उसको ई नॉट से डिनोट करते हैं। डिनोट करते हैं। तो अगर ये चेंज चाहेगा, इफ इट वांट्स दिस चेंज, अगर उसको ये चेंज चाहिए, तो ई नॉट की वैल्यू पॉजिटिव आएगी। क्या आएगी? समझ में आया? और अगर इसको ये चेंज नहीं चाहिए, बोलता है, नहीं भाई मेरे को तो जिंक में नहीं जाना, मैं जिंक +2 में ही खुश हूं, मुझे जाना नहीं है, तो फिर ई नॉट की वैल्यू क्या आ जाएगी? नेगेटिव। क्या आएगी? नेगेटिव। अब ई नॉट की वैल्यू मशीन से चेक करते हैं, इलेक्ट्रोड मशीन होती है, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की मशीन होती है ना? वो तुमको सब समझाएगा इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में, आगे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में समझाते हैं कैसे बनाते हो मशीन। मशीन कुछ नहीं होती, बेसिक एक सेटअप होता है, 2 बीकर लेने का, उसके ऊपर बैटरी लगाने का, उसमें से वायर डालने का, ये सब होता है इलेक्ट्रोलिसिस वाला। उसमें आपको पता चलता है इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का। क्लियर है? तो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल तब निकालना सिखाते हैं आप लोगों को, कैसे निकालते क्या नहीं है, और ईएमएफ बोलते हैं, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। तो बेसिकली जो स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है, ये क्या बताता है? रिएक्ट चेंज चाहता है या फिर नहीं चाहता। समझ में आएगा? चेंज चाहेगा या नहीं चाहेगा। तो आपको इतना याद रखना है भैया, अगर ई नॉट की वैल्यू, आप लोगों को इतना याद रखना है, जर ई नॉट की वैल्यू, किसकी वैल्यू? ई नॉट की वैल्यू। ई नॉट मतलब स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यू। ठीक है? इसको कभी कभी एसआरपी भी लिखते हैं, कभी कभी लिखेंगे एसआरपी, एसईपी बोलोगे या ई, है ना? स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल या फिर स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, दोनों का मतलब सेम होता है। ठीक है? अगर ई नॉट की वैल्यू पॉजिटिव है, क्या है? पॉजिटिव है, तो मतलब है ना, मेटल को चेंज चाहिए। ठीक है? तो मतलब जो है क्या बोल सकते हैं, मेटल रिक्वायर्स चेंज, चेंज पॉसिबल है। चेंज चाहिए। समझ में आया? और अगर ई नॉट की वैल्यू मैं लिख दूं भैया नेगेटिव है, तो चेंज नहीं चाहिए। चेंज मतलब सुट्टे पैसे नहीं, पागल बच्चे। तो एग्जाम में सोचोगे सर सुट्टे पैसे मांग रहे हैं। क्लियर हो गया? ई नॉट की वैल्यू पॉजिटिव, चेंज चाहिए। ई नॉट की वैल्यू नेगेटिव, चेंज नहीं चाहिए। क्लियर होगा क्या? एग्जाम्पल के साथ समझेंगे, एग्जाम्पल देखते जाओ भैया। कॉपर पे दे देंगे +2, क्या दे देंगे? और यहाँ पे दे देंगे कॉपर, यहाँ पे क्या दे देंगे? कॉपर। और इसके लिए ई नॉट की वैल्यू दे देंगे, ई नॉट की वैल्यू है +1 पॉइंट प्लस, ऐसे मैं कुछ तो एक वैल्यू लिखता हूँ, ठीक है? यानी ये +0.4। अब ये वैल्यू प्लस में आई है क्या? यस, तो प्लस में आई है, मतलब ये चेंज चाहे कॉपर +2 से जीरो, कॉपर में जाना चाहेगा, हाँ। अगर वैल्यू पॉजिटिव में है तो चेंज चाहिए, मतलब कॉपर को +2 से +0 में जाना है। कॉपर +2 से कहाँ जाना चाहेगा? 0 में, तो चेंज चाहिए। क्लियर होगा क्या? यस। तो ये कॉपर जो है ये रिएक्शन हो जाएगी। समझ में आया? बट अगर मैं बात करता हूँ इसकी, तो कॉपर के लिए ज्यादा स्टेबल कौन सा होगा? कॉपर +2 या कॉपर? बताओ जरा। कॉपर ज्यादा स्टेबल होगा। अरे भैया इसको प्लस की वैल्यू दी है, प्लस की वैल्यू मतलब ये चेंज चाहेगा। चेंज क्यों चाहेगा? कॉपर +2 से कॉपर में जाना क्यों चाहेगा? बिकॉज वो वहां पे क्या है, ज्यादा स्टेबल। ज्यादा स्टेबल होगा तभी तो चेंज चाहेगा। तो पूछेंगे भैया ज्यादा स्टेबल कौन सा है, तो कॉपर +2 है, कॉपर ज्यादा स्टेबल कौन सा है? कॉपर इज मोर स्टेबल। समझ में आया? समझ में आता है मैं क्या बोलता हूँ तुम लोग ये सब? एक और एग्जाम्पल करके देखते हैं। हाँ, अब देखो जरा, ई नॉट की वैल्यू दे दी -1.2। अब ये वैल्यू माइनस में है, तो मेरे को बताओ mn+2 से लेके mn में जाना जाएगा क्या? नहीं जाना चाहेगा। तो ज्यादा स्टेबल कौन सा है, mn+2 वाला या mn वाला? mn+2 इज मोर स्टेबल, तो हम लोग क्या लिखेंगे? mn+2 इज मोर स्टेबल। समझ में आया? अब देखो, अब आपको मैं एक चैलेंज देता हूँ, आप
पूरा ये ना एनसीईआरटी इधर से इधर तक पढ़ लेना, आपको कुछ समझ में नहीं आएगा। ठीक है, ये पूरा कंसेप्ट ही नहीं समझ में आएगा आपका एनसीईआरटी पढ़ने के बाद। इसलिए जो है क्या होता है, सबसे मैं बता रहा हूँ, जो हम हमारे कॉलेज के दिनों में थे, है ना, हमारे मैम जो है पढ़ाते नहीं थी इतना अच्छे से, वो स्कूल की मैम थी, स्कूल जैसे पढ़ाती थी वो, है ना, बुक रीडिंग कराती थी, हमको कुछ समझ में नहीं आता था। हम एनसीईआरटी पढ़ते थे तभी भी नहीं समझ में आता था हमको, तो इसलिए बता रहा हूँ, अगर आप इसको रीड भी करोगे ना, मेरा चैलेंज है आप लोगों को, इसको आप रीड कर लेना, आपको कुछ समझ में नहीं आएगा। जो भी चीजें मैंने बताई सब कुछ नहीं लिखा है इसके अंदर, फिर बोलो सर आंसर, हाँ आंसर आपका बराबर वही आता है, क्लियर हो गया। वो लोग की लैंग्वेज ही अलग है, वो लोग का तरीका ही अलग है समझाने का, सिखाने का, बच्चों को समझ में ही नहीं आता। ठीक है, बट अभी जब मैं ये सब पढ़ा दूंगा ना, तब अब जब मैं पूरा पढ़ा दूंगा इस कॉन्सेप्ट को, फिर आप इसको रीड करना, फिर आपको समझ में आएगा। क्योंकि पहले एक बार समझना जरूरी होता है, इसलिए जो एनसीईआरटी पता नहीं ऐसी क्यों बनाई है लोगों ने, बट जो भी है, बट इतना समझ के चलो, बिना टीचर के या बिना एक्सप्लेनेशन के आपको ये सब समझ में नहीं आने वाला। मैं मेरी बात नहीं कर रहा हूँ, मेरी जरूरत है, कोई भी टीचर हो, जब तक कोई टीचर नहीं रहेगा तब तक आपको एनसीईआरटी अच्छे से समझ में नहीं आती। केमिस्ट्री की एनसीईआरटी ऐसी है, समझ में आती नहीं बच्चों को। बढ़ेंगे आगे, देखो क्लियर हुआ सब लोगों को ये कैसे क्या आता है क्या नहीं आता, तो आप देखो यार, अगर ई नॉट की वैल्यू अगर किसी एलिमेंट के लिए बहुत पॉजिटिव है, ई नॉट की वैल्यू क्या है, पॉजिटिव, कोई भी मेटल के लिए ई नॉट की वैल्यू क्या है, पॉजिटिव, समझ में आएगा, तो वो क्या है, गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, क्या होगा, गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। और अगर नेगेटिव है तो क्या होगा, गुड रिड्यूसिंग एजेंट, क्या होगा, गुड रिड्यूसिंग। समझ में आएगा, अगर कोई भी ना, और ई नॉट की वैल्यू अगर पॉजिटिव आती है तो क्या होगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, और नेगेटिव आएगी तो क्या आएगा, रिड्यूसिंग एजेंट, क्लियर। तो इसको बना लेते हैं। तो ई नॉट के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट चीजें थी वो लिख ली हम लोगों ने, ई नॉट। ठीक है, तो अगर मान लो तुम्हारे लिए कोई आयन के लिए है ना, ई नॉट की वैल्यू पॉजिटिव है, जैसे अभी देखेंगे, ये कॉपर आयन है, कॉपर के लिए ई नॉट की वैल्यू क्या आई, कॉपर प्लस टू के लिए, कॉपर प्लस टू, इसके लिए ई नॉट की वैल्यू क्या आई, प्लस, पॉजिटिव में आई, तो मतलब कॉपर प्लस टू इज अ गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अगर मैं मैंगनीज की बात करूंगा, मैंगनीज के लिए प्लस टू के लिए, मैंगनीज प्लस टू के लिए क्या है, नेगेटिव, तो मैंगनीज प्लस टू इज अ गुड रिड्यूसिंग एजेंट। समझ में आया सब लोगों को कैसे पता लगाना है। अब बोलो सर इन दोनों में से किसके लिए रहेगी ये वैल्यू, ये पहले वाले के लिए वैल्यू होती है, समझ में आया, जो पहले लिखा होता है उसके लिए value। नींद नहीं ले रहा, गर्ल्स को नींद आ रही है बहुत सारों को, अगर इसको व्हाइट टी शर्ट को नींद आ रही है, हाँ तू तू बेटा तू ही है व्हाइट टॉप, हाँ तेरे को नींद आ रही है, और ते ब्लैक तू जो पीछे देख रही है तेरे को भी नींद आ रही है बेटा। ठीक है, आई नो न्यू क्लास से बोर होता होगा तुम लोगों को, तुम लोग तुम्हारे आरएमडी वाले क्लास के आते थे। ठीक है, कोई नहीं, यहाँ पे कैंटीन भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, सिर्फ छत है कूदने के लिए। ठीक है, छत पे भी कंस्ट्रक्शन चल रहा है। कोई नहीं, तो क्या बात करते हम लोग, क्या देख रहे थे, ई नॉट की वैल्यू ना, तो देखते जाओ भैया, ई नॉट की वैल्यू जो है अगर मान लो पॉजिटिव है, कैसी है, तो क्या होगा, गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, और अगर नेगेटिव है तो क्या है, गुड रिड्यूसिंग एजेंट। सीधे वो क्लास में ध्यान दोगे उतना समझ में आएगा, मैं बता रहा हूँ आपको। ध्यान नहीं दोगे आगे आपके टॉपिक छूट जाएंगे, आपको मजा नहीं आएगा पढ़ने में, क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो आपको तब समझ में आएगा कि हाँ सर ने जो समझाया था वो काम आ रहा है। अभी क्लास में ध्यान दो, नहीं तो बाद में फिर से लेक्चर देखते रहोगे। मैं देखता हूँ आधे बच्चे पूरा दिन सेल्फ स्टडी में लेक्चर ही देखते रहते हैं। क्यों देखते हैं सेल्फ स्टडी में लेक्चर पूरा वक्त, क्यों क्लास में सोते रहते हैं, क्लास में थोड़ी देर ध्यान देते हैं, फिर थोड़ी देर ध्यान देते हैं, फिर तो अंडरवर्ल्ड में जिगर आया या के नाम था, अर्जुन कपूर बन के बैठ रहे थे। मैं कितने बच्चों को देखता हूँ, कितने गर्ल्स को देखता हूँ मैं, है ना, ऐसे बैठ रहे थे, थोड़ी देर देखते, फिर थोड़ी देर बाद, फिर थोड़ी देर उठेंगे, फिर देखेंगे, फिर एक टॉपिक थोड़ा समझ में आएगा तो हाँ, हाँ, फिर आगे कॉम्प्लेक्स होगा तो छोड़ो, बाद में देखूंगी, बाद में सेल्फ स्टडी में देख लूंगी। ठीक है, तो ऐसा नहीं करना है, पूरा कॉन्स्टेंटली पूरा डेढ़ जितना भी लेक्चर, 1 घंटे का लेक्चर हो, 1 घंटे के लेक्चर में पूरा वक्त ध्यान रहना चाहिए आपका, तभी आपको समझ में आएगा, नहीं तो समझ में नहीं आएगा। जेई नीट करना इतना आसान नहीं है, क्लियर है, ये सब कंसेप्ट आप है ना, जो एनसीईआरटी पढ़ के 11 12 नॉर्मल पढ़ के क्या आएगा, उसका घंटा भी नहीं बनने वाला, मैं गारंटी देता हूँ। जब तक इन कंसेप्ट को डीप में नहीं पढ़ोगे तब तक नीट नहीं बनेगा, जेई नहीं बनेगा। उसके लिए आपको कंसेप्ट डीप में पढ़ने पड़ते हैं, और उसके लिए ऐसी सब चीजें पढ़नी पड़ती है एकदम डिटेल के अंदर, तभी समझ में आता है, क्लियर हुआ ये सब। ठीक है, फिर से सुनो, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यू अगर पॉजिटिव है मतलब चेंज चाहिए, नेगेटिव मतलब चेंज नहीं चाहिए। ई नॉट की वैल्यू अगर पॉजिटिव आती है गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, नेगेटिव आती है गुड रिड्यूसिंग एजेंट, समझ में आएगा। बहुत बढ़िया, तो ये यहाँ पे हमने देख लिया। अब मैं कुछ एग्जाम अब आपको बताता हूँ, ध्यान सुनो। अब अगर मैं बात करता हूँ इस कंसेप्ट की कि भैया अगर आपके 3D सीरीज के एलिमेंट है, उनको पूछा 3D सीरीज के जो जो भी एलिमेंट्स है उनको बोला M+2 से कहाँ जाना है आपको, M में जाना है, कहाँ जाना है, M में। तो सारे एलिमेंट्स बोले कि हमको नहीं जाना, हम M+2 में स्टेबल है, सारे एलिमेंट्स क्या बोले, हम किस में स्टेबल है,
M+2 में, तो सारे एलिमेंट्स की ई नॉट की वैल्यू क्या आनी चाहिए बताओ जरा? नेगेटिव आएगी। तो सारे एलिमेंट्स की ई नॉट की वैल्यू क्या आएगी? नेगेटिव। बट एक कॉपर बोला नहीं, कॉपर बोला नहीं भैया, हमको तो क्या चाहिए, हम तो जाना पसंद करेंगे, तो खाली कॉपर बोला कि मेरे को ये चेंज चाहिए, बाकी लोगों को चेंज नहीं चाहिए। समझ में आया? तो उस हिसाब से देखो जरा, अब इस ग्राफ को देखना, अब ये ग्राफ समझ में आएगा। अब देखो जरा, यहाँ पे भी ये ई नॉट की वैल्यू किसकी वैल्यू है? स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को हम ई नॉट की वैल्यू बोलते हैं, है ना। ये यहाँ से -2 से लेके 0 और 0 से बाद 0.5 तक है, समझ में आया? तो प्लस की तरफ जा रही है, ये 0 का बैरियर है। ये टिटेनियम से वैनेडियम तक है। टिटेनियम की वैल्यू देखो 0 के नीचे माइनस में है क्या? क्रोम वैनेडियम की वैल्यू माइनस में, क्रोम सबकी वैल्यू माइनस में दिख रही है सब लोगों को। अब देखो जरा, खाली कॉपर ऐसा है जिसकी वैल्यू क्या है? पॉजिटिव। बाकी सबकी वैल्यू किसी है? नेगेटिव। मतलब सारे के सारे +2 में खुश है, सिवाय किसके? कॉपर के। सारे के सारे रिड्यूसिंग एजेंट होंगे +2 के अंदर, बस कॉपर क्या होगा? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। समझ में आया सब लोगों को? अब क्लियर हो गया इससे क्या निकलता है? तो अगर आप अच्छे से, तो ये ऑब्जर्व्ड और कैलकुलेटेड वैल्यू में थोड़ा सा फर्क आता है, उसको छोड़ दो, कुछ काम का नहीं तुम लोग। ऑब्जर्व्ड और कैलकुलेटिव की वैल्यू में किस में फर्क आता है? दो जनों की, कोबाल्ट और निकेल की ऑब्जर्व्ड और कैलकुलेटिव वैल्यू थोड़ी अलग आती है, पर वो इतना डिटेल का टॉपिक नहीं है। इंपॉर्टेंट चीज क्या है आपको याद रखनी है, सभी लोगों की वैल्यू ई नॉट की क्या आएगी? नेगेटिव। खाली कॉपर की क्या आएगी? पॉजिटिव। तो बाकी सारे के सारे +2 में क्या रहेंगे? रिड्यूसिंग एजेंट। और खाली कॉपर क्या रहेगा? क्लियर हो गया सब लोगों को? बस यही चीजें थी, अगर आप समझ गए होंगे तो। अभी हम क्या बोलेंगे, इसको हम लोग नोट डाउन कर लेंगे। एक्सेप्ट कॉपर, ऑल एलिमेंट्स ऑफ 3D सीरीज हैव नेगेटिव ई नॉट वैल्यू फॉर हेंस दे act as reducing agents. Copper +2 act as, ठीक है। अब इसका टेस्ट कैसे करते हैं, कि कोई भी एलिमेंट का टेस्ट कैसे करेंगे, चेक कैसे करते हैं? सबसे बेस्ट होता है हाइड्रोजन से रिएक्ट करके। इसे रिएक्ट कराएंगे हाइड्रोजन आयन से, H+ आयन से। अगर मान लो कोई रिड्यूसिंग एजेंट है, तो इसका टेस्ट सिंपल सा होता है। टेस्ट चेक करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, हाइड्रोजन प्लस लेके आते हैं, H+ आयन लेके आएंगे, ठीक है। अब हाइड्रोजन प्लस में है, और हाइड्रोजन का हमको क्या करना है, प्लस से लेके H+ से लेके इसको H में कन्वर्ट करना है, या फिर दो हाइड्रोजन को H2 में कन्वर्ट करना है। यहाँ पे +1 का चार्ज है और यहाँ पे 0 का चार्ज है, सही है क्या? +1 से 0 क्या, वो ऑक्सीडेशन या रिडक्शन? बताओ जरा, क्या हो गया? पक्का? यार मैं नहीं पढ़ा तुम लोगों को। सोच लो क्या होता है। अरे ऑक्सीडेशन नहीं हो रहा क्या? बेशरम बच्चे, +1 से 0 क्या, तो रिडक्शन होगा ना। हाँ, क्या हुआ? रिडक्शन। अरे माइनस की तरफ जाता है तो रिडक्शन होता है, प्लस की तरफ बढ़ता है तो ऑक्सीडेशन होता है ना, बेवकूफ बच्चे। तो यहाँ पे क्या हुआ, हाइड्रोजन का क्या हुआ? क्या हुआ? है ना, रिडक्शन कराने के लिए रिड्यूसिंग एजेंट लगता है क्या? यस। तो हम क्या करेंगे, ध्यान से समझो। हम लोग क्या करते हैं, HCl ले लेते हैं, मान लेते हैं HCl ले लिया मैंने। HCl में हाइड्रोजन पे +1 का चार्ज होगा क्या? यस। तो इसकी रिएक्शन मैं कोई भी मेटल से करा दूंगा, M+2 वाले से। समझ में आया? कोई भी मेटल से। अब जब मैं मेटल से रिएक्शन कराऊंगा, तो मेटल क्या है, गुड रिड्यूसिंग एजेंट है। अगर उसकी ई नॉट की वैल्यू नेगेटिव में है, तो गुड रिड्यूसिंग एजेंट होगा। रिड्यूसिंग एजेंट हाइड्रोजन को रिड्यूस कर देगा, और किस में कन्वर्ट करेगा, H2 गैस में। किस में कन्वर्ट करेगा? H2 गैस में। तो अगर जितने भी सारे तुम्हारे, जिन लोगों की भी वैल्यू ई नॉट की वैल्यू नेगेटिव होगी, क्या होगी? नेगेटिव। वो क्या करेंगे, हाइड्रोजन को क्या कर देंगे, रिड्यूस। हाइड्रोजन को क्या करेंगे? रिड्यूस। समझ में आया क्या? क्लियर हो गया? आप बोले सर हाइड्रोजन ही क्यों लिया, कोई और भी एलिमेंट ले सकते थे? क्वेश्चन आना चाहिए। इसका आंसर आपको रेडॉक्स में दिया है। रेडॉक्स अगर आपको पढ़ाया होगा, तो आपको रेडॉक्स में ई नॉट की वैल्यू बढ़ाते हैं। ई नॉट की वैल्यू क्या बताते हैं, ध्यान सुनो। आपको ऐसे बताया होगा, सबसे अच्छा जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है फ्लोरीन, और सबसे अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट होता है लिथियम, है ना। तो इसकी वैल्यू जो होती है वो होती है ई नॉट की -3। कितनी होगी?
तो अगर संसार में सबसे ज्यादा माइनस में वैल्यू किसकी है, तो -3 होती है लिथियम की। किसकी होती है? लिथियम की। जितनी ज्यादा माइनस में वैल्यू उतना अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट, और जितनी प्लस में वैल्यू उतना अच्छा क्या होगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। सबसे बड़ी वैल्यू होती है फ्लोरीन की, दैट इज +3। सही है। तो सबसे अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन होगा संसार में? फ्लोरीन। सबसे अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट कौन होगा संसार में? लिथियम। समझ में आया सब लोगों को? क्लियर होगा? याद रहेगा? बहुत बढ़िया। तो ये हो गया। तो सबसे अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट, इसलिए मैंने आपको पीरियोडिक टेबल जब पढ़ाया था तो लिखवा के दिया था। बेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट कौन होता है तुम्हारा, जो है क्या बोलते हैं, लिथियम। और सबसे अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन होता है? +3, दैट इज ये क्या, फ्लोरीन। अब जो हाइड्रोजन होता है वो बरोबर बीच में फॉल करता है, H2। H2 की वैल्यू 0 होती है। क्या होती है? 0। समझ में आया? तो अगर कोई 0 के ऊपर है तो अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो जाएगा क्या? और 0 के नीचे है तो क्या हो जाएगा? रिड्यूसिंग एजेंट। समझ में आया सब लोगों को? बहुत बढ़िया। तो अगर हम देखेंगे ई नॉट की वैल्यू, सब ई नॉट की वैल्यू है, ठीक है? तो ई नॉट की वैल्यू अगर देखेंगे माइनस में, किधर है? माइनस में। मान लेते हैं मैं यहाँ पे जिंक लिख देता हूँ, जिंक, जिंक की वैल्यू -1.2 फॉर एग्जाम्पल, -0.7 होती है इसे, -0.74 ऐसा। ठीक है, ये वैल्यू है। तो अब क्या होगा, इसकी वैल्यू 0 से नीचे है क्या? हाँ। तो 0 से नीचे है मतलब ये क्या है, रिड्यूसिंग एजेंट। कौन है? समझ में आया? रिड्यूसिंग एजेंट। तो ये हाइड्रोजन को क्या कर सकता है? रिड्यूस। समझ में आया क्या? बहुत बढ़िया। जितनी वैल्यू नेगेटिव में वो उतना अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट। क्लियर हो गया क्या? अब मान लेते हैं जिंक के नीचे मैं मान फॉर एग्जांपल मैं से लिख देता हूं, यहाँ पे मैं एक मेटल का नाम लिख देता हूँ, मान लेते हैं ये ले लेते हैं। यहाँ पे तो कॉपर आता है, कॉपर प्लस में आता है 0.4 है। कोई एक लेते हैं, मैंगनीज ले लेते हैं, मैंगनीज है, इसकी मान लेते हैं 0.5 है। ठीक है, इधर ऐसे लिखना पड़ेगा, मैंगनीज। पे अटेंशन। क्लियर है? तो जिनकी वैल्यू नेगेटिव में वो क्या होंगे? रिड्यूसिंग एजेंट। ये सब रेडॉक्स में पढ़ा देना चाहिए आपको, पहली बात तो ये है। ठीक है, मैं अभी यहाँ पे पढ़ा रहा हूँ क्योंकि तुम लोगों को, मेरे को पता है तुम लोग नहीं पढ़े हो, इसलिए ध्यान से समझते जाओ। क्या हुआ बेटा, बोल। रेडॉक्स में सिखाया है सब तुम लोगों को? हाँ। तो मेरे को बताओ फिर, मैंगनीज और जिंक में से है ना, कौन है ना, जिंक और मैंगनीज में से कौन एक दूसरे को रिड्यूस, जिंक मैंगनीज को रिड्यूस कर सकता है क्या? कैन जिंक रिड्यूस मैंगनीज, और कैन मैंगनीज रिड्यूस जिंक? जिंक किसको रिड्यूस करेगा? ये मैंगनीज जिंक को करेगा। उल्टा होना चाहिए ना, जिंक मैंगनीज को करेगा। हाँ। तो जिसकी वैल्यू जितनी नेगेटिव में, वो उतना क्या करेगा, गुड रिड्यूसिंग एजेंट होगा। तो ये वाला रिड्यूसिंग एजेंट अच्छा होगा। समझ में आया? ऐसे जिसकी ज्यादा नेगेटिव में होगी वो ज्यादा रिड्यूसिंग एजेंट होगा। अच्छा, समझ में आया? बहुत बढ़िया। तो ये बातें होती है यहाँ पर, तो याद रखना भैया। जो नेगेटिव, तो जो हाइड्रोजन के नीचे होंगे वो सब क्या होंगे? रिड्यूसिंग। और ऊपर वाले क्या होंगे? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। क्लियर हो गया क्या? बहुत बढ़िया। समझ में आया सब लोगों को? यस। तो उस हिसाब से देखेंगे तो जितने भी तुम्हारे मेटल है 3D सीरीज के, सबके सब हाइड्रोजन को क्या कर देंगे? डिस्प्लेस। हाइड्रोजन को डिस्प्लेस करते हैं मतलब हाइड्रोजन गैस फॉर्म करते हैं, उसको रिड्यूस करते हैं। बट कॉपर कर पाएगा क्या? नहीं। तो इसके ऊपर एग्जाम में क्वेश्चन कैसे आते हैं देखते जाओ। क्वेश्चन ऐसा आएगा, आपको दे देंगे फॉर एग्जाम्पल जिंक, और जिंक की रिएक्शन करेंगे HCl के साथ। HCl में H+ होता है, हाइड्रोजन प्लस। तो ये H2 गैस देगा क्या? हाँ। तो यहाँ पे H2 गैस दे देगा। क्यों? क्योंकि जिंक के लिए ई नॉट की वैल्यू क्या होती है? नेगेटिव। बट अगर मैं बात करता हूँ कॉपर की, कॉपर +2, उसकी रिएक्शन HCl के साथ कराओगे तो यहाँ पे H2 गैस मिलेगी क्या? नहीं, ये रिएक्शन होगी नहीं। रीजन क्या होता है? बिकॉज यहाँ पे ई नॉट की वैल्यू क्या होती है तुम्हारी? नेगेटिव। और यहाँ पे ई नॉट की वैल्यू क्या होती है? पॉजिटिव। समझ में आया क्या? तो वो मेटल्स जिनकी ई नॉट की वैल्यू पॉजिटिव है, क्या है? पॉजिटिव, वो हाइड्रोजन को रिड्यूस करके हाइड्रोजन गैस देंगे नहीं। समझ में आया? वो H+ को रिड्यूस करके H2 गैस देंगे। सर हमें कैसे पता चलेगा कौन कौन से? 3D सीरीज में एक ही है, कौन सा है? कॉपर। 3D सीरीज में एक ही है। सर अगर उसके अलावा कोई आ गया तो छापा, क्या बोलेंगे? छापा। अगर आपको रेडॉक्स का पूरा याद करना है तो रेडॉक्स के हिसाब से अगर याद करना है तो छापा एलिमेंट्स जो होते हैं उसको याद रख लेना। कौन से एलिमेंट्स बोले मैंने? छापा एलिमेंट्स। छापा एलिमेंट्स याद रखने का, उससे आपका काम हो जाएगा। ये सारे के सारे लोगों की वैल्यू पॉजिटिव होती है। क्या होती है? पॉजिटिव। छापा बोलते हैं कॉपर, मर्क्यूरी, गोल्ड, प्लेटिनियम, सिल्वर। ये छापा एलिमेंट्स होते हैं। छापा एलिमेंट्स से ई नॉट ची व्हॅल्यू कशी असते? पॉजिटिव। समझ में आया? तो इसलिए ये हाइड्रोजन को रिड्यूस करते हैं नहीं है, इसमें हाइड्रोजन गैस मिलेगी नहीं। कौन से है? छापा। कॉपर, मर्क्यूरी, गोल्ड, प्लेटिनियम और सिल्वर, ये ऐसे एलिमेंट्स होते हैं जो हाइड्रोजन गैस रिलीज नहीं करेंगे। समझ में आया क्या? जैसे अगर मैं यहाँ पे गोल्ड लिख दूंगा, मान लो गोल्ड लिख दिया मैंने, और गोल्ड की रिएक्शन करा HCl के साथ, और मैंने पूछा H2 गैस मिलेगी क्या? नहीं मिलेगी। समझ में आया सब लोगों को? बिकॉज उसकी वी नॉट की वैल्यू क्या होगी? पॉजिटिव। क्लियर हुआ सब लोगों को? क्या बात है बताए सब? यस। तो अब आपको क्या क्या याद रखना है? आपको इतना ही याद रखना है एज अ डी एन ए ब्लॉक। डी ब्लॉक की बात करेंगे तो आपको इतना याद रखना है, M+2 से लेके M, ये वैल्यू सारे एलिमेंट्स के लिए क्या रहेगी? नेगेटिव, सिवाय एक के। कौन सा?
कॉपर। तो सारे के सारे प्लस टू में क्या रहेंगे, स्टेबल। और प्लस टू में कैसे एक्ट करेंगे, गुड रिड्यूसिंग। समझ में आया सब लोगों को, बहुत बढ़िया। तो यही सब बातें, ये सब बातें याद कर लेना। अब इसमें एक पॉइंट इतना सी याद रखना, छोटा सा पॉइंट है, कि भैया कोबाल्ट और निकल के लिए ऑब्जर्व्ड वैल्यू और कैलकुलेटेड वैल्यू में थोड़ा डिफरेंस आता है। ऑब्जर्व्ड और कैलकुलेटेड वैल्यू क्या आती है, थोड़ा डिफरेंस आता है। कैलकुलेटेड वैल्यू जो होती है वो कम थोड़ी क्या होती है, ज्यादा माइनस में होती है। ऑब्जर्व वाली क्या होती है, ज्यादा प्लस की तरफ होती है। समझ में आया। तो एक छोटा सा पॉइंट है, इसको याद रख लेना। नेक्स्ट आएगा M+3 से लेके प्लस टू वाला, और बहुत टाइम हो गया आज। ठीक है, तो M+3 से प्लस टू वाला ट्रेंड जो हम कल करेंगे।